दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 डीएनए डायग्नोस्टिक से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और हमारा आज का टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, और इसी के साथ साथ हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में जानेंगे और सैटेलाइट डीएनए से जुड़े हुए मैक्रो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को भी जानेंगे, जो कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ ही साथ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से जुड़े हुए जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। आपको बता दें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम एक इंसान को दूसरे इंसान से डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है, इस टेक्निक को पता लगाने का जो तरीका है उसे ही हम कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि आप में और हमारे में या किसी और में अलग अलग हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 99.9% जो बेस सीक्वेंस है डीएनए में, सभी मानवों में लगभग सेम होते हैं। केवल 0.01% का डिफरेंस होता है हर एक इंसान के डीएनए सीक्वेंस में, और इसी डिफरेंस के आधार पर हम हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग पहचान सकते हैं। और इसे पहचानने का जो तरीका है, यही तरीका कहलाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर हमने डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जब हमने डेंसिटी के आधार पर ग्राफ को देखा, तो डीएनए टुकड़े का जो मेजर पोर्शन है उसका एक अलग ही बहुत ज़्यादा डेंसिटी था, जो कि 99.9% डीएनए सीक्वेंस थे। और डीएनए का कुछ पार्ट है जो कि एक अलग डेंसिटी शो कर रहा है, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमारे पास डीएनए के 1000 टुकड़े हैं और उस 1000 टुकड़ों में से 990 टुकड़ों की डेंसिटी, या आप इस तरह से कह सकते हैं वजन, वो यहाँ पर आपको ग्राफ में दिखाई देता है। बाकी जो बचे हुए 10 टुकड़े हैं उनका ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो डीएनए का ये जो छोटा सा पोर्शन है, यह बाकी डीएनए से अलग है और इस डीएनए को कहा गया सैटेलाइट डीएनए। तो ध्यान से समझिएगा, हमने कहा सैटेलाइट डीएनए, तो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं यह बल्क डीएनए से अलग होते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये प्रेजेंट कहाँ है। इट इज़ लोकेटेड नियर सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। तो यदि आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप देखोगे कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के यहाँ सैटेलाइट डीएनए देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम का ये जो पोर्शन है, इसका जो डेंसिटी है बाकी पोर्शन से अलग है। अब ये अलग कैसे है, तो इस पोर्शन में आप देखेंगे कि कुछ जो सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ATCG, और यहाँ पर देख सकते हैं GATA CATCG, GATA CATCG, यानी कि ये आपको रिपीटेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डीएनए के कुछ पार्ट में छोटे सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, और कुछ पार्ट में बड़े सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं जो कि रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर आपको कम सीक्वेंस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, और जहाँ पर आपको बड़े सीक्वेंस रिपीट होते हुए दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो कि कई बार रिपीट होते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो सीक्वेंसेस है ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन कोडिंग के लिए नहीं होते, यानी कि ये नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मान लेते हैं आज से हजारों लाखों साल पहले दो व्यक्ति थे, तो यहाँ पर 99.9% तो अपने हैं, इसलिए जो सीक्वेंस है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है उसका जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है पर्सन 1 का, वही पर्सन 2 का क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है। ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है। तो हम बात कर रहे हैं लाखों हजारों साल पहले की, तो इन दोनों में जो डीएनए सीक्वेंस है वो सेम है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे टैंडम रिपीट सीक्वेंस। ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं टैंडम रिपीट सीक्वेंस, यानी कि ये रिपीट होने वाले सीक्वेंस है। और टैंडम का मतलब है पास पास, एक दूसरे के पास लगकर रिपीट होने वाले सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पर्सन 2 है वहाँ पर हो गया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हम सभी जानते हैं कि सडन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो अब ये जो पर्सन सेकेंड है इसमें जो सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं, अब मान लेते हैं 10 में से केवल 9 ही रिपीट हो रहे हैं, और जो पर्सन फर्स्ट है उसमें 10 सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो पर्सन सेकेंड में एक सीक्वेंस कम क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर म्यूटेशन हो गया। तो जब ये चेंज हो गया, अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ? इसे कह रहा हूँ वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट सीक्वेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपीटेशन है वो दोनों में हो रहा है, लेकिन उसका जो नंबर है वह पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक में 10 हो रहा है तो दूसरे में 9 हो रहा है, और इसे हम बोलेंगे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट सीक्वेंस। तो ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जिनमें कि डिफरेंसेस है उसको हम बोलते हैं रिपीट सीक्वेंस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हुआ? ड्यू टू द म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से। अब ये जो म्यूटेशन है यह वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये हेरिटेबल है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब हम लोगों के सीक्वेंस में डिफरेंस हो जा रहा है तो हम लोगों में अलग अलग एंजाइम क्यों नहीं बन रहे हैं? जब हमारे डीएनए सीक्वेंस अलग है तो हम लोग में चेंजेस अलग होने चाहिए, सीक्वेंसेस अलग है तो एंजाइम अलग बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने बताया है कि जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो नॉन कोडिंग डीएनए है। जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है एज दिस म्यूटेशन आर अकरिंग इन नॉन कोडिंग रीजन दे डू नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल म्यूटेशन एक्यूमुलेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो म्यूटेशन है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। दीज रिपीट सीक्वेंस शेड लाइट ऑन इवोल्यूशन। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और धीरे धीरे करके हमारे में इवोल्यूशन हो रहा है। अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट सीक्वेंस है ये आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये आपको दिखाई देंगे मिनी सैटेलाइट डीएनए में। अब यहाँ पर हमने 2 पर्सन लिया, पर्सन 1 और पर्सन 2, और हमने क्या किया कि उसके जितने भी क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम 46 जो क्रोमोसोम है हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो पर्सन 1 में देखेंगे ये जो सीक्वेंस है सैटेलाइट डीएनए पर वो पर्सन 1 में 51 टाइम रिपीट हो रहा है, और जबकि जो पर्सन सेकंड है उसमें 70 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? अब हमारे साइंटिस्ट ने बना दिया रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। अब ये प्रोब होता क्या है? ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो जब ये बाइंड होता है तो कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस कितने बार रिपीट हो रहा है वह हमें यहाँ पर उस पैटर्न को शो कर देता है। तो जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको शो करते हुए दिखाई देगा। तो जैसे पहला प्रोब आया तो वो 51 टाइम अटैच होगा, दूसरा जो आया 64 टाइम अटैच होगा, तीसरा जो आएगा यहाँ पर अटैच होगा, वो कितनी बार अटैच हो रहा है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आगे आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम डिफरेंस देखेंगे 2 पर्सन के बीच। तो अगले वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।